क्वेश्चन नंबर 14 में है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. ठीक है, सबसे पहले find the equation of a line passing through 0, 2. Line is passing through 0, 2. ठीक है, जो लाइन है वो 0, 2 से पास कर रही है, तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया है, उस पॉइंट को मैंने बोल दिया x1 y1. ठीक है, एक पॉइंट मिल गया तो मैं ये कहूंगा x1, therefore x1, y1 is equal to 0, 2. x1 हो गया 0, y1 हो गया 2. पहली चीज तो ये हो गई. ठीक है, दूसरा दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है, फाइंड इक्वेशन बनाई through the point 0, 2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. तो एंगल जो है थीटा ये दे रखा है 2 पाई बाई 3, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है. तो जो हमारा स्लोप है ना m इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, यानी कि tan 2 पाई बाई 3. 2 पाई बाई 3 क्या होगा, tan पाई बाई 3 कितना होता है 60, 62 सा ये हो गया 120 डिग्री. तो इसको मैं क्या बोलूंगा, tan 90 इंटू 1 प्लस 20 डिग्री. 90 इंटू 1 प्लस 20 डिग्री ये क्या हो जाएगा, 90 इंटू 1 कितना हो गया हमारे पास, ये 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये तो tan है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव. और फिर 90 इंटू 1 है, एक मिनट मैंने 20 गलत लिखा, 30 डिग्री. ये 1 है तो 1 का मतलब ऑड नंबर है तो tan का हो जाएगा cot. tan का हो गया cot, ऑड और फिर 30 डिग्री. जब tan 30 डिग्री 1/√3 होता है तो cot 30 डिग्री हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि √3. तो ये हो जाएगा -√3 -√3. तो स्लोप हो गया हमारे पास -√3. एक चीज तो ये हो गई. अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, therefore equation of this line इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास दो चीजें आ गई. देखो एक तो पॉइंट है हमारे पास 0, 2 और एक स्लोप आ गया -√3. तो मैं क्या कहूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ठीक है, y1 कितना है 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू m है -√3 और x माइनस x1 कितना है 0. y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3x. इसको इधर ले आओ, √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, जो लाइन दे रखी थी ये उस लाइन की इक्वेशन हो गई. ठीक है, उसके बाद अगला ये दिया है कि also find the equation of line parallel to it. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. Also find the equation of line parallel to it. मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल है. ठीक है, तो आप ये देखिएगा, now we have to find out another line which is parallel to this line, Therefore slope of
न्यू लाइन, जब हम ये कहते हैं कि कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल है, तो जब कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके जो स्लोप्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो जो ये वाली लाइन थी, इस वाली लाइन का स्लोप कितना था, -√3। तो वो जो लाइन, नई लाइन जो पूछी जा रही है, उसका स्लोप भी -√3 होगा। स्लोप ऑफ न्यू लाइन इज इक्वल टू -√3, क्योंकि ये पैरेलल है दो लाइंस। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस को क्रॉस करता है, तो वाई एक्सिस को अगर क्रॉस करता है तो वाई एक्सिस पर है वो पॉइंट, वाई एक्सिस पर है वो पॉइंट, वाई एक्सिस पर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। एंड पासिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, मतलब वाई की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो गिवन पॉइंट क्या हो गया, 0, -2। बताइए समझ में आया कि नहीं। यस सर। यस सर। जो नई लाइन है, वो नई लाइन वाई एक्सिस से पास हो रही है। तो पहली चीज ये है कि वो वाई एक्सिस से पास हो रही है, यानी कि वाई एक्सिस को टच कर रही है। अगर वो लाइन वाई एक्सिस को टच कर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 0। और इन्होंने बोला है एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, 2 यूनिट नीचे कितना हो गया, -1 -2। तो y की वैल्यू हो गई -2। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 0, -2। ये स्लोप हो गया, ये पॉइंट हो गया। समझ गए आप कैसे करेंगे, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। therefore equation of this line, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus y1 कितना है, 0। m कितना है, -√3। और x minus x1 कितना है, 0। ये हो गया y is equal to -√3x। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, √3x plus y is equal to 0। बताइए, जिन्होंने कर लिया था वो बताइए, यही था आप लोगों का आंसर, यही था, समझ गए। हर्षित समझ गए कि नहीं, बताइए जी, क्लियर है। सर हमें x में से 0, हमने फिर y में से 0 क्यों माइनस किया, अगर हमने -2 करना चाहिए था तो। एक मिनट, गलत कर दिया मैंने सर आपने y1 गलत डाला। हाँ हाँ हाँ, गलत गलत कर दिया भाई। y जो है, y तो -2 है ना, तो गलत कर दिया। तो y माइनस -2, y माइनस -2 इज इक्वल टू m कितना है, -√3 और x -0। ये हो गया y प्लस 2 और ये हो गया -√3x। इसको इधर ले आओ तो √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है ना, अब ठीक है, आप समझ गए। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखते हैं अगला। अगला बताइए, और 15 में 16 में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। 15 में 16 में प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 17 करा रहा हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 12 to 20 liters of milk each week at rupees 16 per liter। Assuming a linear relationship, linear relationship का मतलब क्या है कि इन डेटा को लेकर, इन डेटा, ये जो डेटा दे रखा है, इस डेटा को लेकर अगर मैं एक इसके बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहूंगा तो वो जो रिलेशनशिप बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरे को दो चीजें दे रखी हैं। एक तो ये दे रखा है कि मिल्क कितना लीटर है, और एक ये दे रखा है कि मिल्क का प्राइस कितना है। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक चीज तो हो गई, इसमें एक डेटा तो हो गया x, और दूसरी जो क्वांटिटी है वो मेरे पास हो गई y। तो मैंने ये कहा कि जब लीनियर रिलेशनशिप है तो लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर इन पॉइंट्स को मैं x1 y1 x2 y2 मानकर मैं एक इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। तो देखिए, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट
he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? ठीक, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? Let the price of milk, let the price of milk per liter be rupees x. जो प्राइस ऑफ मिल्क है पर लीटर, जो प्राइस ऑफ मिल्क है उसको आप मान लीजिए रुपीज x. उसके बाद एंड let the quantity of milk sold be y लीटर्स. जो क्वांटिटी है वो लीटर्स में दे रखी है और जो रेट है वो पर लीटर दे रखा है रुपीज, पर लीटर में दे रखा है वो रुपीज में दे रखा है. तो उसको मैंने मान लिया रुपीज x और इसको मान लिया रुपीज y. अब इसके बाद देखिएगा ये तो x और y हो गए. अब जो दो मेरे को वैल्यूज दे रखी है उनको मैं क्या बोल दूंगा? गिवन x1 y1. ये x1 y1 क्या है? x1 है पहले केस में जो रेट दे रखा है उसको x1 बोलेंगे, पहले केस में जो क्वांटिटी दे रखी है उसको y1 बोल देंगे. तो रेट कितना दे रखा है? अगर रुपीज 14 पर लीटर है तो रेट अगर 14 दे रखा है तो कितना मिल्क वो बेच देता है? वो बेच देता है 980 लीटर, है ना, 980 लीटर. इतना मिल्क बेच देता है 14 पर लीटर के रेट से. फिर है x2, y2. तो अगर रेट दे रखा है रुपीज 16 पर लीटर, 16 पर लीटर, तो ये हो जाएगा 1220. तो 1220 लीटर टोटल उसने बेच दिया. कितना हो गया? x1 y1 और x2 y2. फिर assuming a linear relationship, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? तो सबसे पहले आप वो लीनियर रिलेशनशिप बनाइए. लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो आपको बनाना है. ठीक है, देखिएगा लीनियर रिलेशनशिप. तभी आवाज तो सभी को ठीक से आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Relationship, okay, will be the equation of straight line, will be the equation of straight line. तो ये क्या हो जाएगा? हम बिल्कुल क्लियर समझ चुके हैं कि x1 y1 x2 y2 यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा यहाँ पर. y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiplied by x minus x1. तो y minus y1 कितना है? 980. y minus 980 is equal to y2 minus y1 मतलब 1220 minus 980, 1220 minus 980 upon x2 minus x1 16 minus 14 multiplied by x minus x1 यानी कि x minus x1 कितना है? 14. तो y minus 980 1220 minus 980 कितना हो जाएगा? 0 minus 0 0, 12 minus 8 4, यहाँ बचा 11 minus 2 240. ठीक है, 240 upon 2 multiplied by x minus 14. 240 upon 2 कितना हो गया? 120. इसको 2 को, अच्छा 2 तो खत्म ही हो गया. तो y minus 980 is equal to 120x minus 14 zeros are 0, 14 twos are 28, 14 ones are 14 or 2, 14 ones are 14 or 2 16. 14 ones are 14 zeros are 0, 14 twos are 28, 2 कैरी आ गया, 14 ones are 14 और 2 16. ठीक है, तो यहाँ से जो लीनियर रिलेशनशिप है वो क्या बन गई? y is equal to
120x minus 1680 plus 980. So y is equal to 120x minus 700. बताइए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. y की वैल्यू आ गई 120x Yes, sir. ओके ओके है ना 120x आ गई 120x minus 700. अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा? इन्होंने बोला है कि ये लीनियर रिलेशनशिप तो हमने बनानी चाहिए. इन्होंने बोला कि अगर रेट होगा ₹17 पर लीटर, अगर 17 पर लीटर रेट होगा तो वो कितना मिल्क बेच पाएगा? तो 17 पर लीटर का मतलब क्या है? मिल्क पर लीटर. ये क्या दे रखा है मुझे? x. तो x की वैल्यू दे रखी है 17. ठीक, तो हम ये कहेंगे if x is equal to ₹17 पर लीटर, यही तो है. तो अगर x ये दे रखा है तो y कितना हो जाएगा? y is equal to 120 multiplied by 17 minus 700. तो 17 0 सा 0, 17 2 सा 34, 3 कैरी आ गया, 17 1 सा 17 और 3 हो गया 22040 minus 700. 2000 में से अगर 700 सेपरेट करेंगे ये हो गया 1340 लीटर्स. पीछे एक बार चेक करना आंसर ठीक है? बताइए जी ठीक है इतना? अच्छा ये भी नहीं देख पा रहे हो. चलो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये भी मैं ही देखता हूँ. 1340 लीटर बिल्कुल सही है. चलिए जी उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में है PAB is the midpoint of a line segment between axes. midpoint of the line segment between axes. between axes का मतलब क्या है? देखिएगा बिटवीन एक्सिस का मतलब ये है कि एक लाइन सेगमेंट ऐसा है जो दोनों एक्सिस को काट रहा है, जो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है हमको कि PAB is the midpoint of a line segment between axes. तो देखिएगा अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. और जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरीके से है ऐसे. ये ओरिजिन है, यहाँ जो पॉइंट है उसको आप बोल दीजिए Q. और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? चलो छोड़ो अभी देखते हैं क्या होगा. ये वाला पॉइंट है R, इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो दे रखा है P. तो P दे रखा है मुझे A, B. तो ये बताइए जैसे Q पॉइंट है तो Q पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पर. तो यहाँ x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू को आप बोल दीजिए y1. एक तरह से ये x1 y1 हो गया. तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू y1. इसी तरह से x एक्सिस पर है तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 और x को बोल दो आप x2 0. ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दीजिए बस. सर आ गया. Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा उसके बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट. इन्होंने बोला शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2. मुझे ये शो करना है कि इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2. ये बनेगा. तो जरा देखिएगा कैसे होगा ये. हम ये कहेंगे कि ये जो P है ये इसका मिड पॉइंट दे रखा है. तो इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, coordinates of P
P क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो ये क्या हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब देखिएगा, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, ए कॉमा बी, ये हो गया ए कॉमा बी, और x1 प्लस x2 मेरे लिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, y1 प्लस 0 अपॉन 2। तो ये हो गया a कॉमा b is equal to x2 upon 2 comma y1 upon 2। तो x2 upon 2 is equal to a, x2 upon 2 is equal to a, इसी तरह से y1 upon 2 is equal to b। तो x2 तो हो गया 2a और y1 हो गया 2b, ठीक है। x1 हो गया 2a और y1 हो गया 2b। अब जरा देखिएगा, एक मिनट, x2 हो गया 2a, x2 2a का मतलब क्या है, यहां से लेकर और यहां तक वाली लेंथ कितनी हो गई, 2a। इसी तरीके से y1 हो गया 2b, y1 2b हो गया, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ हो गई 2b। बताइए जी, समझ गया मेरी बात? Yes, sir. Yes, Yes. sir. आप ये समझ गए होंगे कि ये मैंने करा क्यों है। आप ये देखो, इससे क्या समझ में आता है, ये हो गया 2a यानी कि ये मेरा हो गया x इंटरसेप्ट, ये हो गया 2b यानी कि ये क्या हो गया y इंटरसेप्ट। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दूंगा लाइन की इंटरसेप्ट के फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 0। x अपॉन a होता है x इंटरसेप्ट और b होता है y इंटरसेप्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x इंटरसेप्ट दे रखा है 2a, y इंटरसेप्ट दे रखा है 2b। मैं कहूंगा by using intercept form of a line, by using intercept form of a line, intercept form of a line, x upon 2a plus y upon 2b is equal to 1। और इसमें आप क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर में दोनों में 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, ये आ गया डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लेना, मतलब ओवरऑल में से 1 अपॉन 2 कॉमन लेना। तो ये बचेगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b और इज इक्वल टू 1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। ये हो गया। बताइए कि सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, Yes, sir. ओके। इसके बाद देखते हैं अगला, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है पॉइंट R H, K divides a line segment between the axes in the ratio 1:2, find the equation of the line। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ क्या दे रखा था, यहाँ पर क्या चाहिए, मैं पहले यहाँ पर इसका एक बार फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। ये बीच वाला मिटा दूं, अनुभा डेट ज्वाइन करा है, ये मिटा दूं, अनुभा और आर्यन त्यागी दोनों बताओ। Yes, sir. आर्यन त्यागी तुम बताओ, आर्यन त्यागी बताओ, मिटा दूं इसको बीच वाले को? नहीं, यस सर, मिटा दीजिए। ओके ओके ओके। तो वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, इसलिए लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा अच्छा, अब जरा देखिए, ये जो अभी 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 मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे ये कंडीशन दे रखी थी कि यहाँ पर जो पॉइंट P A, B डिवाइड्स P A, B
bisects the line segment between the coordinate axes, ये बोला था। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने यहाँ तो मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना पड़ा, अगला क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है मेरे को कि वो किस रेशो में उसको डिवाइड कर रहा है। तो वो जो रेशो है, जब रेशो दे रखा हो तो आप समझ जाएंगे कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। जो 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला करके आए हैं वो वाला यूज करना है यहाँ पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90, आप देखिए पॉइंट आर h, k divides a line segment between the axes, मतलब वो लाइन सेगमेंट x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच करती है, ठीक। y एक्सिस सॉरी x एक्सिस और ये y एक्सिस, लाइन ऐसी बनेगी। ये पॉइंट बीच में जो पॉइंट दे रखा है 1:2 का रेशो, आप ऐसा कर दो, ये हो गया 1, इसको बोलो m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू 2, ऐसा होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट दे रखा है r, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखते हैं h, k। ये जो है इसको बोल दीजिए बेटा p, p के कोऑर्डिनेट्स आप लेंगे x1, y1, लेकिन ये जो p है अगेन इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो मेरा जो इसमें x का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, तो मैं इसको बोलूंगा 0, y1। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ले लीजिए आप q, और ये जो q है ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसमें y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये x2 y2 लेता मैं, तो x2, 0। बताइए जी, क्लियर है जो मैंने, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये वाला जो है m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r कैसे निकलेंगे, आप लिखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ r will be found by using section formula, will be found by using section formula. तो coordinates of r के coordinates क्या दे रखे हैं h, k, और coordinates of r कैसे निकलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 is equal to h, k, अब देखिएगा, अब वैल्यूज डालो यहाँ, m1 x2, m1 है 1 और x2 है x2, 1 into x2 plus m2 x1, m2 है 2 और x1 है 0, तो 2 into 0 upon m1 plus m2, 1 plus 2। अगला m1 y2, m1 कितना है 1 और y2 कितना है 0, 1 into 0 plus m2 y1, m2 है 2 और y1 है y1 upon 1 plus 2 is equal to h, k। अब 2 को 2 into 0 तो 0 हो गया, ये आ गया x2 upon 3, और इसी तरह से ये वाला आ गया हमारे पास, ये आ गया 2y1 upon 3 is equal to h, k। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मेरे लिए अननोन क्या है, एक तो ये x2 और एक ये y1, तो अब हम कंपेयर करेंगे कि x2 upon 3 will be equal to h and 2y1 upon 3 will be equal to k, है ना। तो वैल्यू आ जाएगी इसकी,
ये हो जाएगा x2 अपॉन 3 इज इक्वल टू h। तो यहां से x2 की वैल्यू आ गई कितनी 3h। पहले तो ये, फिर 2y1 अपॉन 3 इज इक्वल टू k। तो 2y1 अपॉन 3 इज इक्वल टू k। तो y1 इज इक्वल टू 3k अपॉन 2। x2 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। अब खुद देख लो x2 का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस। तो ये यहां से लेकर और यहां तक वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया 3h। हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से y1 का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस। तो यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस कितना आया 3k अपॉन 2। वो पूछ रहे हैं कि मुझे इस लाइन की PQ लाइन की इक्वेशन बतानी है। Therefore, equation of line will be found by intersect form। और intersect form क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। a यहाँ पर क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस, यानी कि लाइन जहां पर x एक्सिस को काटेगी उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस कहलाता है x इंटरसेप्ट। लाइन जहां पर y एक्सिस को काटेगी उस पॉइंट से लेकर y ओरिजिन तक का डिस्टेंस ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। इसको बोलते हैं b। मेरा वीडियो पॉज हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट रुको, जरा वेट करो। चलिए जी, अब आप समझ गए होंगे कि मैं इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करूंगा। तो यहाँ पर a क्या है 3h, ये हो गया x अपॉन 3h प्लस y अपॉन b क्या है, b है 3k/2, 3k अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ये हो गया मेरे पास x अपॉन 3h प्लस 2y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है कॉमन, 3 कॉमन ले लो। ये नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है नीचे का? Yes, sir. ठीक है, x अपॉन h प्लस 2y अपॉन k इज इक्वल टू 1। ये 3 इधर चला गया। x अपॉन h प्लस 2y अपॉन k इज इक्वल टू 3 को इधर ले आओ, ये 3 हो गया। x अपॉन h प्लस 2y अपॉन k इज इक्वल टू 3। ये बन गई इक्वेशन। बताइए कि सभी को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. इसका 10.2 का आंसर भी देख लेते हैं। नीचे आंसर दे रखा है इसका। अच्छा, ये इन्होंने क्या करा है, एलसीएम लेकर निकाला है आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा kx प्लस 2hy अपॉन hk इज इक्वल टू 3। hk को इधर ले जाओ तो kx प्लस 2hy इज इक्वल टू 3hk। ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3 0 -2 एंड 8 2 आर कोलिनियर। मुझे इक्वेशन बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन का कांसेप्ट यूज करके प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट लो और लाइन की इक्वेशन निकालो आप। क्वेश्चन नंबर 20। 3 points are given। 3 points are given। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, जरा ये देखिए क्या क्या है। एक तो ए दे रखा है 3,0,
फिर b दे रखा है, a तो दे रखा है 3,0, कैपिटल B दे रखा है -2, -2, -2, और c, तो ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट दे रखा है 8,2। लेट अस टेक any of the 2 points, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, वो आपकी मर्जी है। जब कोलिनियरिटी की बात करते हैं तो कोलिनियरिटी हमेशा कम से कम मिनिमम, कोलिनियरिटी के लिए मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट से कोलिनियरिटी प्रूव नहीं होती। कैसे? कोलिनियर का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो एक ही सेम लाइन पर लाई करें, उनको बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। वो पॉइंट्स जो सेम लाइन पर लाई करते हैं उनको हम बोल देते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो फिर कैसे? अगर मान लो 2 पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, जोड़ दो इनको तो एक लाइन से जोड़ दे। ठीक है, ऐसे ही एक पॉइंट इधर दे रखा है, एक पॉइंट इधर दे रखा है, इनको भी जोड़ दो, ये भी जुड़ गए, तो 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे, है ना। तो 2 पॉइंट्स में कभी भी आपसे कोलिनियरिटी नहीं पूछा जाएगा, हमेशा कम से कम 3 पॉइंट जरूर होते हैं। 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी पता चलता है कि कोलिनियर है या नहीं। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए। लेट अस टेक एनी ऑफ द 2 पॉइंट्स, इनमें से। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो ए और बी ले लेता हूँ, ए और बी ले लेते हैं। लेट अस टेक एनी ऑफ द 2 पॉइंट्स, से a 3,0 एंड b -2, -2। मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, है ना। और इन 2 पॉइंट्स को लेकर मैं अब लाइन की इक्वेशन बनाता हूँ। देखो, हमें इन्होंने अगर ये ना बोला होता, अगर इन्होंने ये ना बोला होता बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मैं क्या करता, मैं ए बी का स्लोप निकालता और बीसी का स्लोप निकालता और मैं बोल देता दोनों का स्लोप इक्वल है, तो दोनों के दोनों कोलिनियर हो सकते हैं। ठीक है, ए बी का स्लोप और बीसी का स्लोप में निकालता और मैं ये कहता कि दोनों के दोनों कोलिनियर हो सकते हैं, पैरेलल भी तो हो सकते हैं। फिर हम क्या करते, फिर हम AC का भी स्लोप निकालते, और AC का स्लोप भी जब इक्वल आ जाता तो मैं ये कहता कि जब AB और BC का स्लोप इक्वल है और AC का भी स्लोप इक्वल है, इसका मतलब तीनों के तीनों एक लाइन में लाई करते हैं। एक चीज तो ये हो गई, लेकिन अब स्लोप का फंडा यूज नहीं करना है, लाइन की इक्वेशन का फंडा यूज करना है। तो क्या करेंगे, फॉर्म अ लाइन यूजिंग पॉइंट्स A एंड B, A और B को यूज करके लाइन की इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 कैसे बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ये हो गया। ठीक है, आगे मैं इधर कर रहा हूँ, y माइनस y1 कितना है, x1 y1 है 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -2 -0 अपॉन -2 -3 -2 -0 अपॉन -2 -3 into x minus x1, तो x minus 3, y is equal to -2 upon -5 multiplied by x minus 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 को इधर मल्टीप्लाई करा तो 5y is equal to 2x minus 6। ठीक है, 5y is equal to 2x minus 6, तो ये क्या हो गया, 2x minus 5 minus 6 is equal to 0। ये हो गया, इसको क्या बोलूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB। अब हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट C, अगर तीसरा पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x की जगह 8 रख दो, y की जगह 2 रख दो, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा जो ये तीसरा पॉइंट है ये भी इसी लाइन पर लाई कर रहा है। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes.
तो हम ये कहेंगे let us check for C, let us check for C whether it satisfies this equation or not। मैं उसके लिए चेक करूंगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या 8 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6, 2 8 जा 16 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 6, ठीक है। तो 16 माइनस 16 कितना हो गया 0। तो हम कहेंगे therefore C also lies along the line AB, so the points are linear। बताइए क्लियर है? Yes, sir. हर्ष बताइए क्लियर है? Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. प्रियांशी, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, हमें यहाँ पर एक काम करना है। अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जो हमें एक्सरसाइज करनी है, अब स्ट्रेट लाइंस में जितना हमने करा है इन फॉर्म्स के अलावा और कोई फॉर्म तो होती नहीं। तो अब जो नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि जैसे दे रखा है यहाँ पर, अगला आप देखिए यही पेज नंबर 220 पर देखिए, बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है जहां पर ये लास्ट क्वेश्चन था, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम सब जानते हैं क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर जनरल इक्वेशन दे रखी है लाइन की और उसको मुझे अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूं? देखिए क्या करते हैं इसमें हम। सबसे पहले देखो, मैं ये मिटा रहा हूं जितना भी है इसमें। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसमें हम क्या करेंगे कि लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब पहला देखो आप, फर्स्ट अगर मुझे क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पहले ये देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है। और इसमें जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो मुझे जनरल फॉर्म दे रखी होगी इक्वेशन की, और मैं क्या करूंगा, मैं उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे इसमें सबसे पहले क्या देखना होगा, सबसे पहले मुझे देखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल y होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मुझे ये इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो आप क्या करो, आप by को तो यही रहने दो, ax को इधर ले जाओ, माइनस ax और माइनस c। फिर ये जो b है,
b दे रखा है y का कोफिशिएंट, इसको ना डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस a अपॉन b इंटू एक्स प्लस माइनस c अपॉन b। बताइए जी इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो अब जब मैं इसको इस स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मेरा स्लोप कितना आ जाएगा माइनस कैपिटल ए अपॉन बी। स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इसको हम बोलेंगे स्मॉल एम, ये क्या हो जाएगा माइनस कैपिटल ए अपॉन कैपिटल बी, और जो मेरा वाई इंटरसेप्ट है स्मॉल सी, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस कैपिटल सी अपॉन कैपिटल बी। बताइए जी इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। अब इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की उसको मैं नॉर्मल सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। अब देखिए सेकंड है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब मुझे दे रखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, पहले तो ये लिखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है कि ये जो प्लस c है इसको उधर ले जाओ, ax प्लस by प्लस c को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस c। ठीक है, ये माइनस सी। अब इधर वाले किसी भी टर्म को अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आता हूँ तो इधर 1 बच जाएगा। तो पहला काम मुझे यही करना है कि राइट हैंड साइड पर 1 आ जाए, तो इधर वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। देखो जी ये हो गया ax अपॉन माइनस सी प्लस by अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1, ये हो गया। ठीक है ना, अब जो ये x के साथ लिखा हुआ है इसको क्या मैं माइनस सी के डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हैं। ये ऐसे हो जाएगा x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। जब हम एक काम करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो उल्टा भी तो कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाएं। मेरी बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ऐश्वर्या? यस सर। ठीक है, दृष्टि, Yes, sir. रश्मि, Yes, sir. समक्ष, Yes, sir. एकांश, यस सर। ठीक है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, ये वाली, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ से मेरा x इंटरसेप्ट जो कि मैं स्मॉल ए बोलता हूँ, स्मॉल ए कितना आ गया माइनस कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, और y इंटरसेप्ट जिसको मैं स्मॉल b बोलता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल सी अपॉन कैपिटल बी, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जरा देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड जो है, थर्ड आती है हमारी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है ये देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। भाई नॉर्मल फॉर्म हमारी होती है x cos अल्फा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये हो जाती है नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर p क्या है, ओरिजिन से लाइन तक पड़ने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ, वो है p। और जो वो परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, मतलब मैं बनाकर दिखा देता हूँ, ये ऐसे होता है।
इधर है एक्स एक्सेस, इधर है वाई एक्सेस। ये एक लाइन है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया इस लाइन पर, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसकी लेंथ को तो बोल देते हैं पी, और ये पी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोल देते हैं अल्फा। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास ये है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए अपॉन एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक तो ये करा हमने, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि प्लस सी को इधर ले जाओ, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, है ना, ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई हो गया जैसे हमारे पास, तो यहाँ एक तरह से जैसे ये है और ये है, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, डिवाइड 2 बाई 1, आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो और इस तरह से डिवाइड नहीं, आप इसका रेशियो निकालो। हाँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करने बैठ जाऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ a अपॉन कॉस अल्फा, यानी कि x का कोफिशिएंट इधर और x का कोफिशिएंट इधर, ये हो गया a अपॉन कॉस अल्फा, इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट इधर क्या है b, और इधर y का कोफिशिएंट क्या है साइन अल्फा, तो b अपॉन साइन अल्फा। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इधर क्या है माइनस सी, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है p, तो माइनस सी अपॉन p। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। Yes, फिर sir. मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब अगर दोनों इक्वेशन मुझे सेम चाहिए तो इसका मतलब इनका रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। ये समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा जी, इतना करने के बाद में अब नेक्स्ट देखिएगा, तो इससे मुझे क्या समझ में आता है, यहां से अगर मैं cos अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इसको इसके इक्वल रखूंगा, तो a अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी। सिमिलरली एक बार इसको इसके इक्वल रखूंगा, ये हो गया b अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी। अब क्या होगा, मैं cos अल्फा की वैल्यू निकालूं, तो cos अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस ए पी अपॉन सी। इतना समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. इसी तरीके से यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी पी अपॉन सी। cos अल्फा भी हो गया और साइन अल्फा भी हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, जैसे ही मेरे पास साइन अल्फा और cos अल्फा आया, तो मैं ये जानता हूँ कि इनमें एक रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो 10th क्लास में हमने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ये कहेंगे सिंस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बीपी अपॉन सी का होल स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस एपी अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये करने के बाद में अब मैं यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे, आप देखो दोनों में न्यूमरेटर में p स्क्वायर आ रहा है और डिनोमिनेटर में c स्क्वायर आ रहा है, डालो जी कॉमन।
हमने यहाँ निकाल लिया p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? ये तो p की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास p की वैल्यू आ गई तो फिर मैं cos अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ यहाँ पर p की वैल्यू डालकर। कैसे? Therefore, cos alpha is equal to minus a upon c multiplied by minus a upon c multiplied by क्या p, और p कितना है? p है हमारे पास प्लस माइनस कैपिटल C अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। c से c कट गया, ये माइनस है, माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही वैल्यूज देगा मेरे को, प्लस वैल्यू भी और माइनस वैल्यू भी। तो cos अल्फा कितना हो गया? प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए ये चीज क्लियर? cos अल्फा Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब मैं देखूंगा sin अल्फा, तो sin अल्फा क्या हो जाएगा? sin अल्फा है हमारे पास माइनस bp अपॉन c, यानी कि माइनस b अपॉन c मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस p कितना है? c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर वही चीज c से c कट गया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप ये देखिए हमारे पास cos अल्फा भी आ गया, sin अल्फा भी आ गया और p भी आ गया। तो जब ये आ गया तो मैं ये कहूंगा कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन की हेल्प से मैं उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। नॉर्मल फॉर्म क्या है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू 1। Therefore, normal form x cos alpha plus y sin alpha is equal to 1. So x multiplied by cos alpha plus minus a upon under root a square plus b square, ये हो गया, प्लस y इंटू साइन अल्फा क्या है? प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू p, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए सभी को समझ में आ गया Yes, sir. है ना? तो ये हमारी बन गई जो नॉर्मल फॉर्म है इक्वेशन की, ठीक। और इसके बाद में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, एक्सरसाइज 10.3 के लिए, ठीक है। तो ये आपको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। आज के लिए होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी भी बच्चे का जो इससे पहले वाला जो आप बता रहे हैं आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जो आपकी सेकंड वाली एक्सरसाइज अगर छूट गई है तो उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। जिन्होंने वो कर ली है उनके लिए आज कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके, थैंक यू सर। यस, Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.